भाई चैप्टर्स होंगे मूल प्रलेख। क्यों? क्योंकि जिसका नाम है लेखांकन समीकरण पहले से ही आपको बता दे रहे हैं, लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये चैप्टर भी देख लेते हैं जिसका नाम है लेखांकन के मूल प्रलेख। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी प्रलेख हैं या जो शब्द है, जो वर्ड्स हैं, वो आपको आगे चल करके कुछ चैप्टर्स में, वो न्यूमेरिकल वाले ही चैप्टर्स होंगे, उन चैप्टर्स में इन जैसे शब्दों के बारे में पता चलता रहता है, मिलता रहता है। साथ ही साथ आपके एग्जाम में, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम हो या टेस्ट वगैरह हो, तो उनमें भी इन जो शब्द होने वाले, इन शब्दों के जो है आशय वगैरह पूछा जाता है, यानी मीनिंग्स वगैरह पूछा जाता है 2 नंबर में, 1 नंबर में। ठीक है, तो इसीलिए सभी बच्चों को जो भाई ये देखना ही पड़ेगा, ये चैप्टर सीखना ही पड़ेगा, ये अच्छे तरीके से देखना ही पड़ेगा। तो सभी बच्चे इस चैप्टर के लिए तैयार हो जाओ, बढ़िया से होगे। ठीक है नाज ना, आपने उसको लोगों ने उसको हम कुछ एमसीक्यूज। सबसे पहला बात करने वाले कि लेखांकन के मूल प्रलेख का अर्थ क्या है, फिर लेखांकन के जो मूल प्रलेख है उनके सभी प्रकारों के बारे में बात करेंगे, और आज की क्लास में भी हम कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं। लेकिन ये लास्ट क्लास नहीं, इसके बाद भी एक क्लास और होगा इसका, यानी कल भी एक क्लास होगा। आज की क्लास में भी हम थोड़े से एमसीक्यूज लेकर के आए। ठीक है, बात समझ में आया? तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेखांकन लेखाकर्म के मूल प्रलेख या लेखांकन के मूल प्रलेख ये होता क्या है। तो जानो कि लेखांकन करने की जब बात होती है ना, तो ये नहीं कि आप अपने मन से जो मन किया वो अपने बिजनेस में आपने लिख दिया, अपने अकाउंटिंग में आपने लिख दिया। जैसे मान लो कि किसी को लोन चाहिए, तो लोन उसी को ज्यादा मिलता है जिसकी संपत्ति ज्यादा हो। तो संपत्ति ज्यादा होने के चक्कर में जबरदस्ती का आप संपत्ति ज्यादा नहीं दिखा दोगे अपने लेखांकन में, झूठ मूठ की बात है उसमें नहीं लिख दोगे कि हाँ इतना रुपया माल बेचते इतना रुपया लाभ कमाते हैं, भले ही नहीं कमा रहे हो, लाभ आपकी फुटी कौड़ी नहीं है, और आपने बिजनेस में लेखांकन में लिख दिया कि हाँ हम इतना लाभ कमा रहे, इतना माल बेचते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे नहीं कर सकते हो। लेखांकन में जो चीजें लिखी जाती है, जो भी चीजें, उन सभी चीजों को लिखने के आधार जो बनता है वो बनता है हमारा क्या, प्रमाणक। ध्यान रखना, लेखांकन में जो भी चीजें, देखो हम एक तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले होता है सौदा। ठीक है, बात समझना, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सौदे। सौदे समझते हो ना, सौदे मतलब ट्रांजेक्शन। जब ये सौदे या ट्रांजेक्शन होते हैं तो इन सौदे या ट्रांजेक्शन के बाद बदौलत, इन सौदे या ट्रांजेक्शन के बदौलत उनको जो है प्रूफ करने के लिए हमारा क्या होता है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई ना कोई प्रलेख होता है। इसी को कहते हैं क्या, मूल प्रलेख। इसी से बनता है हमारा क्या, मूल प्रलेख। सौदों को जो प्रूफ करने वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं मूल प्रलेख। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसके लिए जमा पत्र भरते हैं। ठीक है, जब हम लोग पैसा निकालते हैं तो उसके लिए विड्रॉल भरते हैं, यानी निकासी पत्र भरते हैं। जब हम लोग चेक से जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए चेक होता है। समझ लो बात, ये सारी की सारी चीजें होता है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, मूल प्रलेख कहते हैं। हर ट्रांजेक्शन का कोई ना कोई मूल प्रलेख जरूर होता है, और इन्हीं मूल प्रलेखों की सहायता से हमारा क्या बनता है, इन्हीं मूल प्रलेखों की सहायता से बनता है हमारा प्रमाणक। प्रमाणक जिसको हम लोग इंग्लिश में वाउचर्स कहते हैं। ठीक है, वाउचर्स कहते हैं। बात समझ में आया, प्रमाणक बनता है। अब ये प्रमाणक क्या है, तो लेखांकन, देखो सौदा होते ही हम लोग डायरेक्ट लेखा नहीं करते, यही हम बता रहे हैं। जब भी सौदा होगा तो ये नहीं कि सौदा हो गया तो हम तुरंत उसको लिख दें, नहीं, सौदा होते ही हमें मिलता है, उसके सौदे के बदले हमें मिलता है मूल प्रलेख। ठीक है, और जब मूल प्रलेख होता है तो इसी मूल प्रलेख को देख करके हम लोग बनाते हैं क्या, प्रमाणक, यानी वाउचर्स। बात समझे? और इन वाउचर्स के आधार पर, इन वाउचर्स के आधार पर क्या होता है, लेखांकन होता है। समझ में आया? यानी किसी भी सौदे एवं घटनाओं को लिखने से पहले हमारे पास उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास उस सौदे एवं घटनाओं के लिए हमारे पास प्रमाणक होना चाहिए। और किसी भी प्रमाणक बनने से पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास उसका मूल प्रलेख होना चाहिए। यानी हर सौदे क्या होता है, उसके बेस में रखे गए डॉक्यूमेंट से वो वेरीफाई होता है, प्रूव्ड होता है कि हाँ ये सौदा हुआ है, ये फर्जी का कुछ बात नहीं है। 5,000 माल बेचा, हमने एंट्री कर दिया, ऐसे ही नहीं लिखोगे। उस 5,000 माल बेचेगा, एंट्री करने से पहले उसका वाउचर होना चाहिए। और वाउचर कैसे बन जाएगा, ऐसे नहीं बना दोगे, वाउचर बनाने से पहले उसका मूल प्रलेख होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप सौदा नहीं कर सकते हो। तो यही हमारा लेखांकन के मूल प्रलेख होता है, जो सौदे के तुरंत बाद तैयार होता है। ठीक, धन्यवाद। तो ये स्टेप आपको समझना है कि सबसे पहले सौदे होंगे, फिर मूल प्रलेख बनेगा, फिर उससे वाउचर्स बनेगा, फिर जाके लेखांकन होगा। लेखांकन की क्रिया डायरेक्ट नहीं हो सकता कि सौदा होती है हम लोग लेखांकन कर लेना, ऐसे नहीं होता है। ठीक, तो चलो हम लोग सीख लेते हैं कि भैया मूल प्रलेख है क्या। तो चलो इसका डेफिनेशन देख लो या आशय देख लो। तो मूल प्रलेख का आशय क्या बताता है, लेखा कर्म के मूल प्रलेख। ठीक है, तो बोलता है सामान्य शब्दों में वे प्रलेख
जिनके आधार पर व्यवसायिक सौदे, ठीक है, उनका लेखा पुस्तकों में लिखे जाए। ऐसे प्रलेख जिनके आधार पर व्यवसायिक सौदों को लेखा पुस्तकों में लिखा जाए, ठीक है, तथा बाद में इससे लेखों की सत्यता प्रमाणित की जाए, तथा बाद में इन्हीं प्रलेखों के आधार पर जो हमने लेखांकन किया उसकी सत्यता, कि भैया ये सौदे सच में हुए हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, कोई अपने मन से लिखी गई चीजें नहीं है, ये सौदे वास्तव में हुए हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है, बाद में इस लेखों की सत्यता प्रमाणित की जाए, वही सारे के सारे प्रलेख क्या कहलाते हैं? लेखा कर्म के मूल प्रलेख कहलाते हैं, ठीक है। तो मूल प्रलेख एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर लेखांकन किए जाते हैं और जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर उसी लेखांकन को वेरीफाई किया जाता है। धन्यवाद। आगे समझ में? चलो बताओ, ये बात समझ में आया आपको? लेखा कर्म के मूल प्रलेख का आगे देखो क्या बोलता है। आगे बोलता है, इस प्रकार व्यावसायिक सौदों को प्रमाणित करने वाले प्रलेख लेखा कर्म के मूल प्रलेख कहलाते हैं। इसके साथ साथ जान लो कि हमारा जो व्यावसायिक सौदा होता है ना, जो हमारा व्यावसायिक सौदा होता है, उस सौदे को जो प्रमाणित करता है, जो प्रलेख जो उसको वेरीफाई करता है, वही प्रलेख क्या होता है? लेखा कर्म के मूल प्रलेख कहलाते हैं। व्यवसाय में जो है अलग अलग व्यवहारों के लिए अलग अलग प्रलेखों का उपयोग होता है। व्यवसाय में याद रखना कि ऐसा नहीं कि सारे व्यापार के लिए एक ही तरह का डॉक्यूमेंट बनता है, कि चाहे नगद माल बेचो, चाहे उधार माल बेचो, चाहे हम पैसा जमा करें, चाहे हम पैसा निकालें, चाहे हम कुछ भी करें, सेम टू सेम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ऐसा नहीं है। हर एक एक अलग अलग तरह के व्यवहार होंगे, हर उन एक एक व्यवहारों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रलेख बनते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे कुछ प्रलेख का एग्जाम्पल है, क्या? जैसे कैश मेमो क्या होता है अभी हम बताएंगे, जैसे बीजक क्या होता है पता चलेगा, जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पावती, ठीक है, पावती या जिसको रसीद कहते हैं, ये सब हमारे क्या है? मूल प्रलेख के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये सब के बारे में अभी आप आज की क्लास में जानोगे भी। चलो आगे क्या बोलते हैं, इन प्रलेखों को क्रमानुसार और तिथि के क्रम में व्यवस्थित कर इनके आधार पर अलग अलग अवधि के लेखांकन प्रमाणक तैयार कर व्यावसायिक सौदों का लेखा पुस्तकों में लिखे जाते हैं। आया ना बात? क्या बोला कि जो भी हमारे मूल प्रलेख होते हैं उनको क्रम में सेट करते हैं और डेट वाइज सेट करते हैं। एक तो क्रम भी होना चाहिए कि पहले जो है उसको पहले, उसके बाद जो है उसको बाद, और उसमें डेट भी होना चाहिए कि जो पहले डेट वाला उसको पहले, जो बाद के डेट वाला उसको बाद। तो डेट वाइज और क्रमानुसार इस तरह से सेट करते हैं, और उसको सेट करने के बाद क्या होता है? हर एक एक प्रलेख का अलग अलग अवधि के अनुसार उसका वाउचर बनता है। लेखांकन प्रमाणक बोला ना, यानी उसका वाउचर तैयार होता है। और जैसे ही लेखांकन प्रमाणक तैयार हो जाते हैं तो इसी वाउचर के आधार पर क्या होता है? इसी वाउचर के आधार पर जो है लेखा पुस्तकों में लिखे जाते हैं, इसी के आधार पर उनका लेखा भी कर दिया जाता है। तो ये हो गया लेखांकन के मूल प्रलेख। ठीक, सबको समझ में आया? इसमें ये हटा दो, 7 को ही देखना है। सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट बात देखो। नेक्स्ट बात आता है लेखा कर्म के मूल प्रलेख के प्रकार। अब हम लोग कुछ प्रकार देख लेते हैं। इसमें ये हटा दो, 7 को ही देखना है, अन्य को देखने की जरूरत नहीं, ये प्रमुख है हमारे। तो लेखा कर्म के मूल प्रलेख बहुत ढेर सारे, तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग प्रमुख रूप से बात करें जो हम लोग के अक्सर कोर्स में भी पूछा जाता है, तो देखो किसी भी संस्था में समानता निम्नलिखित मूल प्रलेखों का उपलब्धता है। तो ये जो मूल प्रलेख है ये 7, जिसको हम लोग के एग्जाम में भी पूछा जाता है, जिसको हम लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। 7 प्रकार के हमारे मूल प्रलेख हैं, ठीक है। ये 7 के नाम देख लो और इन्हीं को याद करना है, इन्हीं को प्रमुख प्रलेख भी मान लो, यही सब है। जैसे जिसमें सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहला जिसको बोल रहे हैं कैश मेमो या नगद पत्र, ठीक है। दूसरा बीजक यानी इनवॉइस, फिर डेबिट नोट यानी नाम पत्र भी जिसको कहते हैं, फिर क्रेडिट नोट जिसको जमा पत्र भी कहते हैं, फिर उसके बाद चेक जिसे धनादेश भी कहते हैं, फिर उसके बाद जमा पर्ची जिसे पेन स्लिप भी कहते हैं, फिर उसके बाद नगद रसीद जिसे कैश रिसिप्ट भी कहते हैं। इस प्रकार से हमारे जो है कई ढेर सारे प्रलेख हैं, ठीक है। ये हमारे लेखा कर्म के जो है मूल प्रलेख है, कई ढेर सारे प्रलेख बनते हैं, ठीक। अब इन प्रलेखों में जो है क्या क्या होने वाला है, इसको जो है हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं, बढ़िया तरीके से समझते हैं, ठीक। चलो क्या क्या होने वाला भाई देखो। देखो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कैश मेमो का, एक एक करके समझा जाएगा। सबसे पहला बात होता है कैश मेमो का, कैश मेमो या नगद पत्र। तो ये वही है जिसको हमने बोला, आप लोग जाना किसी भी दुकान से नगद में माल खरीदना, जैसे हमने बोला मोबाइल खरीदा होगा तो उसका बिल मिला होगा, देखा ही होगा आप लोगों ने, नगद में मोबाइल खरीदा होगा, ठीक है, बिल मिला होगा, है ना बात। तो आप जब उस बिल को देखते हो, जो बिल आपके हाथ में आता है नगद खरीदने के बाद,
आप किसी मॉल में जाते हो, कपड़े खरीद के आते हो, आपको बिल मिलता है। आप किसी मोबाइल शॉप में जाते हो, सामान खरीद के आते हो, आपको बिल मिलता है। हाँ, जनरल स्टोर में बिल वैसा कैश मेमो वगैरह नहीं दिया जाता है, लेकिन जो बड़े दुकानें होते हैं जो लेन देन रेगुलर बिलिंग फॉर्म में अच्छे फॉर्मेट में करते हैं, पक्का बिल बनाते हैं, कंप्यूटराइज बिल बनाते हैं, वो देख लेना, ठीक है। वो जो नगद लेन देन के बदले जो आपको बिल मिलता है ना, उसी बिल को क्या कहते हैं, उसी बिल को कहते हैं कैश मेमो, ठीक है, या नगद पत्र। तो ये कब बनता है, तो ये याद रखना नगद सौदे पे बनता है, ठीक है। ये कब बनेगा, ये नगद सौदे पर बनेगा, ठीक है, नगद सौदे पे बनेगा, यानी नगद माल खरीदना, नगद माल बेचने में बनेगा। कौन किसको बना के देगा, तो भाई ये बनाता है कौन, विक्रेता द्वारा क्रेता को। ये बनाता कौन है, ये बनाता विक्रेता है, ठीक है, और ये देता किसको है, तो ये देता है क्रेता को। विक्रेता द्वारा क्रेता को यहां पर क्या होता है, दिया जाता है। डन है बात, ये बात समझ में आया। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कैश मेमो कहते हैं। तो देख लो यहां पर क्या मिला है, कैश मेमो जो है माल के, ठीक है, माल के नगद विक्रय पर विक्रेता द्वारा क्रेता को जारी किया जाता है, ठीक है। कैश मेमो क्या है, कैश मेमो माल के नगद विक्रय पर, जब माल हम नगद बेचते हैं तो उस माल के नगद बेचने के बाद, ठीक है, नगद बेचने के बाद जो रसीद हम अपने क्रेता को काट करके देते हैं, जो रसीद हम लोग क्रेता को काट करके बनाते हैं, उसी रसीद को कैश मेमो कहते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि चलो भाई कैश मेमो मान लो कि हमने काट करके क्रेता को दे दिया, हम मान लो माल बेचने वाले हैं, हम विक्रेता हैं, तो हमने कैश मेमो बना करके काट करके क्रेता को दे दिया, बट डन है। तो क्रेता को तो मिल गया कैश मेमो, मेरे पास क्या भाई, उसकी सबूत हो गई, उसके पास सबूत हो गया कि उसने क्या किया, उसने माल खरीदा है, उसके पास डन है, उसके पास सबूत है। लेकिन जो विक्रेता है उसके पास क्या सबूत होगा, क्या होगा बताओ, बोलो। जो विक्रेता है उसके पास क्या सबूत होगा, तो समझो भाई, क्रेता जो है ना, क्रेता जो है उसको आपने जो है क्या किया, क्रेता को आपने जो है कैश मेमो बना के दे दिया, तो क्रेता के पास पक्का वाला आ गया कैश मेमो। लेकिन जो विक्रेता है ना, वो विक्रेता के पास उसकी कार्बन कॉपी होती है। जब बिल काटते हो तो देखना उसके पीछे कार्बन पेज रहता है, ठीक है, उसके पीछे कार्बन लगा रहता है, और उसको जब लिखते हैं तो वही छप जाता है डिट्टो कार्बन पेज पे। तो जो कार्बन पेज होता है वो विक्रेता का सबूत होता है। और कंप्यूटराइज में क्या होता है, कंप्यूटराइज में तो पूरा पूरा डाटा ही रिकॉर्ड हो जाता है, समझ रहे हो बात, डन है। तो यह बात याद रखना, जब रसीद कटता है तो आप देखोगे जो मेन रसीद होता है उसके नीचे कार्बन पेज लगा रहता है, और उस कार्बन पेज के नीचे एक सादा पेज होता है। जब रसीद हम लोग भरते रहते हैं तो वो सादा पेज पे वो कार्बन से वो प्रिंट होते चलता है, छपता चलता है, ठीक है। तो पक्का वाला क्रेता को मिल जाता है, और जो कार्बन वाला होता है वो विक्रेता के पास रहता है। तो दोनों के पास वो आ जाता है, यानी इसकी दो प्रतियां तैयार हो जाती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, इसकी दो प्रतियां तैयार हो जाती है, इस प्रकार से उसको मिल जाता है, ठीक। तो इसमें विक्रेता, इस देखो अब कैश मेमो में होता क्या, आप पढ़ोगे बिल तो देख लेना इसमें क्या क्या मिलेगा। अब इसमें जितना बात लिखा है जरूरी नहीं कि इतना ही हो, इससे ज्यादा भी चीजें हो सकता है। अलग अलग कैश मेमो में दुकानदार अपने हिसाब से कैश मेमो बनवा सकता है, ठीक है। जैसे इसमें मुख्य रूप से क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा विक्रेता का फर्म का नाम और पता, यानी विक्रेता जो है उसका दुकान जो है, उसका जो शॉप जो है, उसका जो कंपनी जो है, जो भी है उसका नाम और पता क्या होगा, ये पहले लिखा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैश मेमो क्रमांक, इसके बाद कैश मेमो का क्रमांक भी लिखा रहेगा ऊपर, कहीं ना कोई नंबर लिखा रहता है कि कौन सा नंबर का बिल है, ये भी लिखा रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद मिलता है क्रेता का नाम, इसके बाद जिसने वस्तु खरीदा है उसका भी नाम और पता होता है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है विक्रय की गई वस्तु का विवरण, ठीक है। अब इसके बाद जो वस्तु बेचा गया उसका विवरण होता है, उस विवरण में क्या लिखा जाता है, उस विवरण में वस्तु की मात्रा लिखी जाती है, वस्तु का दर कितने रुपए का ये लिखा जाता है, वस्तु की राशि ये लिखा जाता है, ये सारी की सारी बातें लिखी जाती है कि भैया मात्रा कितने मात्रा में खरीदा है, क्या रुपए लगाया, टोटल कितना अमाउंट हो गया। फिर इसके बाद विक्रेता के हस्ताक्षर, इसके बाद देखो जो माल बेचता है उसका हस्ताक्षर भी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हो सकता है क्रेता का भी हस्ताक्षर हो, लेकिन विक्रेता का पक्का होता है। आदि का उल्लेख रहता है, यहाँ पे आदि लग गया ना, आदि का मतलब इसके अलावा भी बहुत सी बातें और भी हो सकता है, ठीक है। आप लोगों ने यदि कोई कैश मेमो पढ़ा है, क्योंकि हमने बोला ना कि कैश मेमो आपने देखा जरूर होगा, सबको समझ में आ गया, तो बताओ इनमें जितनी बातें बोला इसके अलावा और क्या आपको दिखता है कैश मेमो के ऊपर, जल्दी से बताओ। इन सब के अलावा क्या कोई और दिखता है आपको पॉइंट्स कैश मेमो में, बोलो जल्दी से बताओ। डेट एंड जस्टिस बात भी एकदम अच्छा आपने बताया, यार में कैश मेमो नहीं बनता, तो डन बात, ये सारी की सारी बातें हैं, है ना। अब इसने क्या बोला कि यह
याद रखिएगा ये कैश मेमो कब बनेगा, केवल नगद के टाइम, ध्यान रखिएगा नगद के टाइम, उधार में कैश मेमो नहीं बनता है। आपने जब माल उधार खरीदा तो आपको कैश मेमो नहीं मिलता है, आपको कैश मेमो कब मिलेगा, नगद पे, नगद क्रय विक्रय पे। तो यह नगद क्रय विक्रय की ही स्थिति में जारी किया जाता है, जब नगद क्रय विक्रय होगा तभी ये जारी किया जाएगा, तभी ये निकलता है। कैश मेमो समझ में आ गया सबको एकदम प्रैक्टिकली, एकदम बढ़िया से, ठीक। अब क्या है, अब देखो अगला, अब दूसरी बात है बीजक। अब ये बीजक क्या है, इनवॉइस क्या है। अब इसे क्या है, बच्चों ने देखा भी होगा तो भी उनको नहीं पता कि उसको इनवॉइस कहते हैं, उसको बीजक कहते हैं, ठीक है। इनवॉइस या बीजक क्या होता है जानो। तो जो इनवॉइस होता है, इनवॉइस उसे हम लोग बीजक कहते हैं, और ये कब होता है, ये उधार के लिए होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि किसके लिए होता है, उधार के लिए होता है। तो सबसे पहले इसको जानोगे, ये उधार सौदे में आता है, ठीक है, ठीक। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये भी विक्रेता द्वारा क्रेता को जाता है, विक्रेता द्वारा क्रेता को, ठीक है, ये भी उसी फॉर्म में है। डन बात, ठीक। बाकी सारा सिचुएशन सेम, कैश मेमो वाला ही इसमें है, बस अलग क्या है, उधार होगा, ठीक है, उधार होगा, और सारा का सारा काम कैश मेमो वाला ही। देख लो आया बात। बीजक माल के उधार विक्रय पर विक्रेता द्वारा क्रेता को जारी किया जाता है, ठीक। इसमें विक्रेता का, इसमें क्या क्या होता है, इसमें विक्रेता का नाम हमें पता, ऊपर वाले में भी यही था। फिर बीजक नंबर, बीजक क्रमांक, ऊपर वाले में भी कैश मेमो का क्रमांक था। फिर माल की मात्रा ऊपर वाले में था, माल का और कोई विवरण ऊपर वाले में था, माल की कोई दर, माल की जो राशि, और इसके साथ साथ अन्य शर्तों का भी उल्लेख होता है। कभी कभी क्या होता है, बीजक में शर्त भी लगाए जाते हैं। क्या शर्त लगाए जाते हैं कि हाँ आप इतने दिन में दे दोगे तो आपको इतना रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे उधार है ना, तो उधार में ये शर्त लगा देगा कि 15 दिन के अंदर आपने पैसा लौटा दिया, आपने पैसे का भुगतान कर दिया, तो आपको जो है क्या 2% का कैश डिस्काउंट दे दिया जाएगा, 1% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो ये शर्तें भी लग सकता है, ठीक है। इसके आगे बोला कि इसका प्रारूप निम्नानुसार है। आप लोगों को प्रारूप अगर देखना है, जो है प्रारूप वगैरह, अगर किसी भी मूल प्रलेख का प्रारूप देखना है तो एक तो प्रैक्टिकली आप लोग देखे हो, जानते हो, और जिसका नहीं देखे उसके लिए आप गूगल कर सकते हो। बहुत ढेर सारे का प्रारूप आ जाएगा, बहुत ढेर तरह का। तो किसी भी एक तरह का प्रारूप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गया ये बीजक। तो बीजक में आपको ध्यान रख क्या रखना है, बीजक में बस यही ध्यान रखना है कि ये उधार विक्रय पे होता है और विक्रेता द्वारा क्रेता को दिया जाता है। सारा बात बाकी सेम टू सेम होगा, बस इसमें शर्तें भी होता है, शर्तें भी लग जाता है कि इतने समय में दोगे तो ये हो जाएगा, इतने शर्तें में दोगे तो वो हो जाएगा। मतलब कि अगर पहले पैसा दे दोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं दोगे तो भैया जितना पैसा उतना ही रहेगा, ठीक है। ये बीजक हो गया, डन। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया अच्छे से, ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात देख लो, नेक्स्ट बात देखो। नेक्स्ट हमारा बोलता है डेबिट नोट या नामपत्र, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेबिट नोट या नामपत्र ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज भी बनता है, और बहुत बार इसका जो है आशय भी पूछा जाता है, ये दोनों, ठीक है। एकदम ध्यान से दिमाग खोल करके पढ़ना, आज भी एमसीक्यूज रहेगा, उसमें आप लोग गड़बड़ मत कर देना कल की तरह, ठीक है। एकदम ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, ठीक। सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ कहाँ मिलता है, कि इसी बैच के अंदर मिलता है यार, वीडियो के जस्ट बाद आपको पीडीएफ मिलता है, ठीक है, नोट्स में। तो यहां देख लो क्या है कि डेबिट नोट या नामपत्र क्या होता है, तो समझो। तो नामपत्र जिसको डेबिट नोट भी कहते हैं, ये उधार, याद रखना किसके लिए, उधार, ये भी उधार के लिए। और उधार जो खरीदे गए माल है, उस माल की वापसी, ठीक है, उस माल की वापसी पर क्रेता द्वारा तैयार किया जाता है और विक्रेता को भेजा जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह क्या कि डेबिट नोट किसके लिए होता है, उधार, ठीक है। उधार कौन सा, उधार क्रय, ठीक है, उधार क्रय वापसी। उधार क्रय वापसी पर डेबिट नोट जो है क्या होता है, तैयार होता है। पहली बात ये, उधार क्रय वापसी पर डेबिट नोट तैयार होता है। और कौन किसको भेजता है, तो ये भेजता है क्रेता द्वारा, ठीक है। ये क्रेता जो है किसको भेजता है, तो ये क्रेता द्वारा विक्रेता को भेजा जाता है। उधर दोनों में क्या, विक्रेता क्रेता को भेजता था, यहां पे याद रखना कि ये क्रेता विक्रेता को भेज रहा है, ठीक है। क्रेता द्वारा विक्रेता को भेजा जाता है। और कैसे भेजा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये क्रय वापसी हो रहा है ना। जैसे मान लो आप एक ग्राहक हो, आपने माल खरीदा है, तो आपने क्रय किया और आपने उधार माल खरीदा, ये भी याद रखिए उधार के लिए है ये, ठीक है। आपने एक ग्राहक है, आपने एक उधार माल क्रय किया, बहुत ढेर सारा आपने उधार माल क्रय किया। अब उस उधार माल क्रय जो आपने किया है उसमें से आपको कुछ माल पसंद नहीं आ रहा है
और आप उसमें से कुछ माल वापस करना चाहते हो, तो जैसे ही उस उधार क्रय किए गए माल में से आप कुछ माल वापस करोगे, तो उस माल के साथ साथ उस माल का पूरा विवरण तैयार करके भेजोगे कि इतना पीस माल है, इतना इतने रुपए के दर से है, इतना रुपया हुआ टोटल, ये है, हम आपको भेज रहे हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो माल की वापसी के साथ, उधार खरीदे गए माल की वापसी के साथ साथ आप जो है जो पत्र भेजते हो, जो पत्र भेजते हो, उसी पत्र को क्या कहते हैं, डेबिट नोट कहते हैं। और इसमें भी माल का, भेजे गए माल का संपूर्ण विवरण होता है। ठीक है, तो समझो इसमें क्या क्या लिखा जाता है। इसमें डेबिट, डेबिट किए जाने वाले खाते का नाम, यानी डेबिट किए जाने वाला कौन सा खाता होगा, अपना खुद का, उसका नाम रहेगा। लौटाए गए माल का पूरा विवरण रहेगा, उसका जो है पूरा का पूरा अमाउंट रहेगा, इन सब चीज का उल्लेख होता है। और इसका प्रारूप जो है, आप लोग देखना चाहो तो नेट पे सर्च कर लेना। हम बार बार बोलते हैं प्रारूप यहाँ पे हम नहीं लाए, कोई मतलब नहीं है प्रारूप ला करके, आप जो है गूगल करना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसलिए हम प्रारूप इसका नहीं बनाया ना कि मेरे किताब में कुछ और प्रारूप दिया गया, आपके किताब में कुछ और, किसी और की किताब में कुछ और गूगल पे देखो ढेर सारे प्रारूप मिल जाएंगे। और नहीं देखना है गूगल, अगर अपने ही किताब से पढ़ना तो आप अपने किताब से जाकर के प्रारूप देखो। हम यहाँ पे लाए, पता चला आपकी किताब में अलग टाइप का प्रारूप दिया है, तो आप मेरा सर खाने लगोगे, सर मेरे में तो ऐसे दिया, सर मेरे में तो ऐसे दिया। भाई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट से ये बनाते हैं, तो इसीलिए क्या करें, इसीलिए जो आपकी किताब में जो प्रारूप दिया है उसे आप देख लो, उसे आप याद कर जाओ, उसे आप समझ जाओ। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे कोई प्रारूप नहीं लाए। डन बात। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डेबिट नोट की बातें, आ गया समझ में डेबिट नोट। अब क्रेडिट नोट इसका जस्ट उल्टा है। अब क्या है, क्रेडिट नोट जो है जमा पत्र, इसका जस्ट उल्टा है। तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, मतलब ये हो जाएगा उधार विक्रय वापसी। ठीक है, इसका समय क्या होगा, उधार विक्रय वापसी, यही होगा ना, यही आपको लगेगा, बोलो यही लगेगा कि नहीं, उधार विक्रय वापसी यही लगेगा ना। भाई क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट का उल्टा भी जो है, मतलब डेबिट नोट है, डेबिट नोट का उल्टा क्रेडिट नोट होगा। ऐसा ही बहुत लोगों को लगता है, जो सरासर गलत है। ठीक है, जो सरासर गलत है, ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये कब होता है, ये जब डेबिट नोट प्राप्त होता है उसके बाद इसका काम है। ठीक है, डेबिट नोट प्राप्त होने के बाद इसका काम है, समझ में आया। तो ये कब होगा, डेबिट नोट प्राप्त होने के बाद। ठीक है, ये कब होता है, डेबिट नोट प्राप्त होने के बाद। इसको कब लिखा जाता है, डेबिट नोट प्राप्त होने के बाद लिखा जाता है। और कौन किसको लिख करके भेजता है, ठीक है, कौन किसको लिख करके भेजता है, तो ये भेजा जाता है विक्रेता द्वारा क्रेता को। ये विक्रेता द्वारा क्रेता को भेजा जाता है। ठीक, विक्रेता द्वारा क्रेता को ये भेजा जाता है, लेकिन कब, जब डेबिट नोट मिल जाता है तब। जब कोई पर्सन डेबिट नोट भेजेगा और उसके साथ माल भेजेगा, जैसे हमने अपना एग्जांपल लिया था कि हमारा जो है कुछ माल हमको पसंद नहीं आया तो हम फला व्यक्ति को वापस कर दिए थे, जिससे हमने खरीदा था उसको वापस किए थे, और साथ ही साथ डेबिट नोट भेजे थे। तो जैसे ही उस व्यक्ति को मेरा डेबिट नोट और माल मिल जाएगा, वैसे ही क्या करेगा, वो माल और डेबिट नोट का आपस में मिलान करेगा। मिलान करने के बाद जब सब चीज सही सही लगेगा, सब एकदम बढ़िया लगेगा, तो वो एक कागज का टुकड़ा बना करके भेजेगा। वो एक कागज का टुकड़ा बना के भेजेगा जिसमें सारा डिटेल लगेगा कि हाँ आपने इतना इतना माल भेजा है, ये चीजें हैं, ऐसी ऐसी है, ठीक है, हम आपका जो है डेबिट नोट स्वीकार करते हैं, इस प्रकार से उसमें बातें रहेगा। यानी वो क्रेडिट नोट बना करके भेजेगा कि हाँ आपको, हाँ आपका डेबिट नोट हमें मिल गया। ठीक है, तो जमा पत्र क्या है, जमा पत्र या क्रेडिट नोट क्रेता से डेबिट नोट सहित माल प्राप्त होने पर विक्रेता द्वारा तैयार कर माल वापस करने वाले ग्राहक को भेजा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये हो जाता है कि जो है हमारा ग्राहक है वो खुश हो जाता है कि हाँ मेरा माल सही तरीके से वापस हो गया, वो अब पैसा हमको वापस मिल जाएगा, वो पैसा मेरा जमा हो जाएगा, फर्जी मेरा पैसा नहीं चला गया, मेरा पैसा डूबा नहीं। ठीक है, तो ये सबूत होता है कि हाँ आपके माल को हमने स्वीकार कर लिया, आपकी वापसी की जो है बातों को हमने स्वीकार कर लिया, अब आपका पैसा आपके साथ है, आपका पैसा डूबा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्रेडिट नोट हो जाता है। डन है बात, सबको यहां तक समझ में आया, चलो बता दो यहां तक सबको क्लियर है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट पक्का याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यूज में, तो सबको ये आना चाहिए। डन है सबको बढ़िया से, क्लियर है, बताओ समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको, है ना।
आ गया, आ गया बढ़िया से, ठीक, बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया। तो ये डेबिट क्रेडिट नोट तक हमने समझ लिया। इसके बाद कुछ और बातें देखते हैं आगे। बहुत बढ़िया, 98% आ गया, 2% बच्चे हैं जिनको नहीं आ रहा है। चलो अब इसके बाद और भी हमारे कुछ और मूल प्रलेख हैं, जिसमें जिसमें है धनादेश या चेक। अब जो चेक है ये बड़ा पॉपुलर है, इसको तो हमको लगता है सभी लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना। इसको तो फॉर्मेट आपका लगभग समान ही होता है, किसी भी बैंक आप ले लो, सभी बैंक के चेक एकदम एक समान होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। तो आप लोग इसको आराम से गूगल करोगे, एकदम सटीक फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा, आप उसको देख लोगे, आप उसको समझ लोगे कि हाँ चेक ऐसा होता है। अब ये होता क्या समझो, तो चेक होता है एक पैसे का, एक समझ लो पैसे की जगह कागज चलना, ये होता है चेक। 500 का नोट जहां पे चलना चाहिए तो वहां पे 500 का चेक चलने लगा, ठीक है। तो चेक क्या है, चेक इस बात का प्रमाण है कि हाँ उस कागज के पीछे कहीं पैसा रखा हुआ है, इसी वैल्यू की वजह से चेक चल रहा है। अगर उस कागज के पीछे पैसा नहीं रखा रहेगा तो चेक चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। चेक इसीलिए चल रहा है कि लोगों को विश्वास है कि जो इस पे लिखा है वो अमाउंट कहीं ना कहीं रखा हुआ है, ठीक है। और एक्चुअल में चेक होता क्या, तो चेक को जो है धनादेश कहते हैं, हिंदी में देख रहे हो, हिंदी में इसको धनादेश कहते हैं। धनादेश का मतलब क्या होता है, धन प्लस आदेश, ठीक है, धन प्लस आदेश, यानी धन का आदेश। इसका मतलब क्या है, धन का आदेश, यानी चेक जो है वो धन का आदेश है। यानी अगर आप चेक लिखते हो, चेक आप काटते हो, तो चेक के ऊपर आप जो अमाउंट लिखे रहते हो वो अमाउंट आपने आदेश दिया है अपने बैंक को कि उसमें लिखी धनराशि का भुगतान जिस व्यक्ति का नाम चेक के ऊपर उल्लिखित है उस व्यक्ति को कर दिया जाए, इसीलिए इसको धनादेश कहते हैं, धन का आदेश। और यह आदेश कौन किसको देता है, यह आदेश बैंक का ग्राहक बैंक को देता है कि भाई इस चेक पे हमने जो अमाउंट लिखा है, जो धनराशि लिखा है, उस धनराशि को, उस अमाउंट को क्या करो, दे दो। जिस भी व्यक्ति का नाम हमने चेक के ऊपर मेंशन किया है उस व्यक्ति को दे दो। इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग चेक कहते हैं, ठीक है। सभी लोग देखे ही हैं, सर मेरे बैंक से हर साल 1000 रुपए कट जाता है, ठीक है, देख लो क्यों कट रहा है, उसमें रीजन भी होता है। हाँ, चेक बाउंसिंग पर केस हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। बाउंसिंग चार्ज वगैरह होता है, जब बहुत बड़े अमाउंट का चेक होता है वो बाउंस होता है, तब उस पर कुछ लीगल एक्शन ले लिया जाता है। नॉर्मली छोटे मोटे अमाउंट के चेक बाउंस होते हैं तो क्या होता है, एक तो सिविल खराब होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि आपको जो है पेनाल्टी लग जाता है, और आपका क्या होता है, आपका बाउंसिंग चार्ज लगता है। बस, जरूरी नहीं कि हर बार जब चेक बाउंस होगा तो आपके ऊपर जो है केस हो जाए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बाउंसिंग चार्ज से काम हो जाता है। तो इसका प्रारूप आप लोग आराम से देख लोगे, सबको मिल जाएगा। किसी के घर में अगर चेकबुक होगा तो चेकबुक से भी आप देख सकते हो। अब होता क्या, धनादेश या चेक बैंक के ग्राहक, ठीक है, बैंक के द्वारा किसी अन्य पक्षकार को राशि भुगतान करने अथवा बैंक से राशि निकालने पर जारी किया जाता है। देखो ये बात जाना कि चेक जो है जरूरी नहीं कि किसी दूसरे को पेमेंट करने के लिए काटा जाए। कभी कभी चेक इसलिए भी लिखा जाता है, अपने ऊपर लिखा जाता है, यानी उस पर लिखे अमाउंट आप खुद भी ले सकते हो। यानी पैसा निकालने का एक साधन चेक भी है। अगर आपको बैंक से पैसा निकालना, अपने खाते से पैसा निकालना, आप चेक लिख दोगे अपने नाम पर और आप जो है बैंक को दोगे तो बैंक वाला उतना पैसा आपको हाथों हाथ दे देगा। तो खुद से पैसा निकालने का भी ये साधन है, प्लस किसी व्यक्ति को भुगतान करने का भी ये साधन है। आप जिस व्यक्ति का नाम उसको लिख दोगे उसको भी वो पेमेंट मिल जाएगा, यानी उसको भुगतान करने का भी साधन है। दोनों साधन है, ठीक बात। इसमें होता क्या है, तो इसमें बैंक का नाम होता है, तिथि होता है, राशि होता है, प्राप्तकर्ता का नाम होता है, यानी जिसे पैसा मिलना है। बैंक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि जो है उससे दो शब्दों में, अंकों एवं शब्दों दोनों में लिखा जाता है। अब ये लॉजिक क्या है, अंकों एवं शब्दों में, कभी सोचा है कि पागल होते हैं क्या लोग कि अंक और शब्द दोनों में एक ही चीज को क्यों लिखवाते हैं? इरिटेट हो जाते होंगे आप लोग, है ना बात। सभी बच्चे क्लास 11th में हैं और आप लोग जो है क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, सबने दिया है ना। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बोर्ड को लांग करके डायरेक्ट आ गया 11 में, ऐसा तो कोई सिस्टम मौजूद नहीं है कि आप बोर्ड ना दो और डायरेक्ट 11 में पढ़ लो। सबने बोर्ड एग्जाम दिया है ना, क्लास 10th का दिया है, सब दिए हैं। अब आपने जब क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दिया होगा तो उस क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो होगी, उस कॉपी में आप रोल नंबर भरते होगे। उस रोल नंबर को, अनुक्रमांक को जब आपने भरा होगा तो उसे शब्दों और अंकों दोनों में भरा होगा, है ना। जब आप लोगों ने रोल नंबर भरा होगा तो उसे देखो शब्दों और अंकों दोनों में भरा होगा।
अब बताओ क्यों ऐसा है कि जहां अंक की बात होती है लोग शब्दों और अंक को दोनों में भरवाते हैं? ये क्या नाटक है? कभी सोचा? बोलो, कभी सोचा, कभी जानने की कोशिश किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो रोल नंबर्स होते हैं या कहीं पे भी कोई अमाउंट्स वगैरह कुछ होता है जो अंकों वाली बात होती है उसे शब्दों में भी क्यों लिखवाया जाता है? ये क्या पागल बनती है? ये लोगों को क्यों सूझ गया है कि ऐसा करना चाहिए? बिना मतलब का समय खाते हैं। इरिटेशन भी आपको होता होगा कि यार ये क्या नाटक है। बोलो, सोचा आप लोगों ने? भरा तो जरूर होगा 10th में कॉपियों को। पता नहीं किसी और ने सोचा, कभी किसी को जवाब मिला इसका? बोलो। इसलिए कि कहीं गलती हो तो दोनों में से एक में हो तो उसमें से सुधार किया जाए। नंबर गलत हो तो हो सकता है लेकिन वर्ड नहीं गलत हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, आप लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाया। देखो, याद रखना ये अंकों और शब्दों में जो खेल होता है ना, अंकों और शब्दों में लिखना, वो उसी चीज पे होगा जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा सिक्योर जो चीज होता है। जैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में स्टूडेंट का पहचान उसके रोल नंबर से ही होता है, बाकी किसी डेटा से नहीं होता है। रोल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस कॉपी के अंदर लिखे जाने वाली जितनी भी बातें हैं, जितने भी भाग है, उन सभी भागों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रोल नंबर। उससे स्टूडेंट की पहचान है। उसी तरह चेक में लिखे जाने वाली जितनी भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? चेक में लिखा गया अमाउंट। इसी से पूरा गेम बदल सकता है ना बात? तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से इसे दो रूपों में लिखाया जाता है। क्यों? जैसे मान लो कोई चेक है, ठीक है, कोई चेक है, अब वो चेक है उसमें लिख दिया मान लो 2,305 रुपए, ऐसे लिख दिया गया, ठीक है, 2,305 रुपए लिख दिया गया। अब इसे शब्दों में लिखोगे तो 2,300 लिखोगे ना पूरा, बात समझे? 2,300 300, ठीक है, 5, ऐसे करके लिखोगे, ठीक। अब ये जो लिखा जाएगा, अब इसमें ये बात है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे चेक है, किसी के पास चेक गया, आपने चेक काट के दिया 2,305, अब वो व्यक्ति थोड़ा सा चोरकट टाइप का निकलेगा, है ना बात? थोड़ा सा चोरी करने वाले के मूड में रहेगा, थोड़ा सा धांधली करने वाले के मूड में रहेगा, तो वो क्या करेगा? वो इसके आगे एक जीरो लगा देगा, दुनिया बदल गया। जैसे इसके आगे जीरो लगाया तो ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा नहीं 23,050 रुपए। बोलो, ये 23,050 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? तो एक जीरो से पूरा दुनिया बदल सकता है। लेकिन जैसे ही यहां पे जीरो लगाया, अब यहां पे उसको चेंज करना पड़ेगा। अब ये 2,305 है, अब इसको 23,050 करना है, तो पूरा दुनिया बदलना पड़ेगा यहां भी। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, और ये होता भी नहीं है। अगर ऐसा है तो तुरंत ही क्या करता है बैंक वाला, जो है उस चेक को बाउंस कर देता है, यानी उस चेक का पेमेंट करने से मना कर देता है, अनादृत कर देता है, डिसऑनर कर देता है, कि वो अमाउंट में ओवर राइटिंग हो। ओवर राइटिंग नहीं चलता चेक में, तो इसीलिए यहां पे धांधली नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए शब्दों और अंकों में दोनों तरफ से लिखा जाता है, ताकि सुरक्षा रहे, जालसाजी ना हो, कपट ना हो, ठीक है। ये बात जान लेना, इसीलिए ऐसा किया जाता है। अब बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया कि इसमें ऐसा किया जाता है क्योंकि इसमें अमाउंट की बात है, लेकिन ये बताओ कि बोर्ड कॉपी में ऐसा क्यों किया जाता है? बोर्ड में क्या दिक्कत है? बोर्ड में भी दिक्कत है, जानते हो कैसे? जैसे ये है, मान लो आपने 23 लाख कुछ भी करके, जो भी होगा, हम ऐसे करके मान लो कुछ भी बना देते हैं, ठीक है। ये मान लो आपका रोल नंबर है, ठीक। अब इसमें क्या है कि कोई टीचर के पास चला गया, और मान लो टीचर का कोई स्टूडेंट, कोई जान पहचान का कोई बच्चा, या कोई भी जो है टीचर भी कभी कोई होता है ना कि किसी ना किसी से कनेक्शन बनाए रहते हैं, कोई ना कोई कनेक्ट होता है। मान लो वो टीचर के मन में आया कि यार इस रोल नंबर को बदल के हम अपने बच्चे का बना लें, या इसका बना लें, या उसका बना लें, कुछ वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो वो चेंज करना चाहा कि मान लो ये 2-3 की जगह हमने इसको 3 कर दिया, या कुछ भी बना दिया, ठीक है, कुछ भी ऐसा करके कर दिया गेम, तो भाई नीचे भी वो गेम करना पड़ेगा ना, नीचे भी वो गेम करना पड़ेगा, और नीचे मुमकिन नहीं है। ऊपर अगर आपने गेम कर दिया तो नीचे पकड़ा जाएगा, नीचे आपने गेम किया तो ऊपर पकड़ा जाएगा, तो ओवर राइटिंग नहीं होता, ठीक बात। तो यही बात है, इसीलिए जो है कोई भी ऐसी चीजें होती हैं उनको एकदम साफ सुथरा सही तरीके से होनी चाहिए, गलत नहीं भरा जाता। तो इसी वजह से ये काम किया जाता है। ये बात डन हो गया।
तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो चेक है ना उसमें ये सारी बातें लिखा जाता है, यानी राशि भी शब्दों और अंकों में लिखा जाता है, फिर खाता क्रमांक यानी अकाउंट नंबर लिखा जाता है, फिर खातेदार यानी ग्राहक जो भी है उसका हस्ताक्षर होता है, इन सभी चीजों का उल्लेख होता है। ठीक है, और धनादेश या चेक के निर्गमन पर इसका उल्लेख धनादेश पुस्तिका के अंत में संलग्न पृष्ठ में किया जाता है। ये बात भी याद रखिएगा, जो चेक होता है ना, जब भी कोई व्यक्ति चेक काटता है तो उसके पास चेकबुक होता है। ठीक है, और उस चेकबुक में क्या होता है, उस चेकबुक में कुछ पेजेस लगे रहते हैं। ठीक है, उस चेकबुक में कुछ एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति एक चेक काटता है तो उस चेक का पूरा डिटेल अपने उस पेज नंबर में लिख देता है कि क्या हमने किस नंबर का चेक काटा है, किस डेट पे काटा है, कितने अमाउंट का काटा है और किसके लिए काटा है, ये डिटेल्स उसके अंदर लिखा रहता है। ठीक है, तो ये डिटेल्स क्या होता है, यहां पर अपनी जो व्यक्ति चेक काट करके दे रहा है उसका प्रूफ हो गया, और चेक किसका प्रूफ हो गया, जिसको चेक मिला वो उसका प्रूफ हो गया। तो भैया वो तो खुद ही अपने आप में प्रूफ है, लेकिन जो व्यक्ति चेक काट रहा है उसके पास क्या प्रूफ है, उसके पास वो डिटेल प्रूफ है जो वो खुद अपने हाथों से भरता है चेक काटते समय। तो यही बात रखेगा, तो यही बोला है धनादेश पुस्तिका, जिसको बोला ना धनादेश पुस्तिका यानी वही चेकबुक। ठीक है, उसी के अंत में कुछ पेजेस लगे रहते हैं, उसी पेज में उसको पूरा पूरा डिटेल लिखा जाता है, और इसी आधार पर जो है लेखा भी किया जाता है। लेखा पुस्तकों में चेक से रिलेटेड जो एंट्री होता है, चेक काटने से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो एंट्री होता है इसी के आधार पर किया जाता है, ये मूल प्रलेख हो जाता है। डन है, यहां तक बात समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद देख लो भाई, इसके बाद हमारा चेक के बाद हमारा जमा पर्ची। अब ये जमा पर्ची यानी पे इन स्लिप क्या है, ये वही है जो बैंक में पैसा जमा करते समय आपने देखा होगा, जो आप लोगों ने बोला ना हाँ सर हमने जमा किया, हमने जमा किया। तो बैंक में धनराशि जमा करने के लिए ये भरा जाता है। ठीक है, बैंक में धनराशि जमा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सभी लोग बोले कि हाँ सर हमने देखा, हमने देखा, हमने भरा, तो यही है वो पे इन स्लिप उसको कहते हैं, या फिर एक आम बोलचाल में उसको डिपॉजिट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, आम बोलचाल में, लेकिन रियल मायने में उसको पे इन स्लिप कहते हैं। ठीक, क्या है समझो। तो बोला बैंक के ग्राहक जो होते हैं ना, यानी व्यापारी द्वारा बैंक में जब नगद राशि अथवा चेक जमा करने पर क्या करते हैं, जमा पर्ची तैयार कर किए जाते हैं, यानी वही डिपॉजिट फॉर्म जिसको कहते हैं, पे इन स्लिप जिसको कहते हैं, वो जो तैयार किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें नगद राशि जमा करने पर तथा चेक जमा करने में अलग अलग जमा पर्चियों का उपयोग किया जाता है। देखो, चेक जमा करना है उसके लिए अलग जमा पर्ची, और नगद जमा करना है तो उसके लिए अलग जमा पर्ची। ये बहुत पहले होता था, आज के समय में एक ही जमा पर्ची में दोनों काम हो जाता है। दोनों काम, चेक भी जमा करना है तो वही जमा पर्ची भरते हैं, नगद भी जमा करना है तो वही जमा पर्ची भरते हैं। ठीक है, आज ऐसे टाइप का जमा पर्ची बन गया। ठीक है, तो किया जाता है। और ये जमा पर्ची दो भाग में होता है। अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया होगा तो देखे होगे दो पेजेस उसमें ऐड होते हैं, एक छोटा सा हिस्सा होता है और एक बड़ा सा हिस्सा होता है। ठीक है, बड़ा वाला जो हिस्सा होता है वो बैंक अपने पास रख लेता है, और जो छोटा वाला हिस्सा होता है वो आपको दे देता है। जब भी बैंक में पैसा जमा होता है देखोगे दोनों पे बैंक वाला मुहर मारता है। ठीक है, दोनों पे बैंक वाला मुहर मारता है, फाड़ता है उसको, और फाड़ने के बाद छोटा वाला आपको दे देता है और बड़ा वाला और पैसा अपने पास रख लेता है, और पैसा आप बैंक के खाते में आपका जमा हो जाता है। ठीक बात, तो ये होता है जमा पर्ची। आप जाना कल बैंक और जा करके बैंक में जो है 500 1000 रुपए कुछ भी अगर आपके पास है तो आप जमा करना, ये पर्ची भर करके देखना कैसे सेम यही काम होगा। आप जैसे ही भरोगे बैंक के काउंटर पे जा करके पैसा दोगे, बैंक वाला का जो है वो खाता नंबर खोलेगा, आपके बैंक खाते में जो है पैसा जमा करेगा और मुहर मारेगा। मुहर मारने में छोटा वाला पर्ची आपको देगा, बड़ा वाला पर्ची अपने पास रख लेगा। तो छोटा वाला पर्ची आपका प्रूफ है और बड़ा वाला पर्ची बैंक का प्रूफ है। ठीक है, बात डन है। तो इस तरह से होता है, तो इसे हम लोग जमा पर्ची कहते हैं। ये दो भाग में बटा होता है, एक को कहते हैं पर्ण और दूसरे को कहते हैं प्रतिपर्ण। पर्ण और प्रतिपर्ण दो नाम से होता है। इसमें बैंक का नाम, ठीक है, स्थान, खाता क्रमांक, दिनांक, खातेदार का नाम एवं पता, ठीक है, जमा की गई राशि जिसे अंकों शब्दों दोनों में होता है, और जमाकर्ता के हस्ताक्षर आदि का जो है उल्लेख होता है। राशि जमा करने पर बैंक प्रतिपर्ण, ठीक है, किस पे प्रतिपर्ण, जो छोटा वाला होता है उसको प्रतिपर्ण कहते हैं, बड़ा वाला को पर्ण कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिपर्ण पर मुहर लगाकर हस्ताक्षर सहित ग्राहक को लौटा देता है। मुहर ही नहीं लगाता, साथ में हस्ताक्षर भी करता है, वो ग्राहक को दे देता है। ठीक है, और व्यापारी के लिए यह दूसरा भाग यानी प्रतिपर्ण ही क्या होता है, आधारभूत प्रलेख या मूल प्रलेख होता है, जिसके आधार पर वो अपनी लेखा पुस्तकों में राशि जमा करने की प्रविष्टि करता है। ठीक है, और इसका भी अगर आपको प्रारूप देखना है तो ये तो हम बोल रहे हैं एकदम लाइव प्रारूप जाकर के बैंक में देख सकते हो, या फिर गूगल सर्च कर लो, सबके प्रारूप वहां पे मौजूद होंगे, देख लोगे। धन्यवाद, समझ में आ गया बढ़िया से, है ना? यहां तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लो। इसके बाद अगला बात है नगद रसीद क्या होता है, कैश रिसिप्ट। ये क्या होता है?
तो देखो कैश रिसिप्ट ऐसा होता है कि आपने ये तो समझ लिया कि सौदे के लिए, सौदों में आपने ये देख लिया नगद खरीदना नगद बेचना, इनके बारे में आपने बात समझ लिया। फिर माल की वापसी के बारे में भी आपने समझ लिया कि कौन सा प्रपत्र बनेगा माल वापसी में, माल नगद खरीदने में, माल उधार खरीदने में, ठीक है, दोनों का आपने पर्ची जाना। ठीक है, माल जब वापस किया जाएगा उसके लिए कौन सी पर्ची बनेगा ये भी आपने जाना। फिर इसके बाद बैंक में जो है पैसा जमा करने के लिए कौन सी पर्ची यूज होगा ये भी जाना। बैंक में चेक क्या होता है निकालने के लिए उसका प्रयोग होता है, उसके लिए वो कैसा होता है वो भी आपने जाना, ये सब जान लिया। लेकिन इनके अलावा भी सौदे होते हैं, जानते हो, इनके अलावा सौदे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नगद भुगतान। ठीक है, तो जब भी नगद भुगतान होता है तो ये बनाया जाता क्या, नगद रसीद बनता है नगद भुगतान पे। ठीक है, नगद भुगतान पे नगद रसीद बनता है। और नगद रसीद कौन किसको देता है, तो देखो भुगतान प्राप्त करता, ठीक है, भुगतान प्राप्त करता यानी जिस व्यक्ति को भुगतान मिल रहा है, ठीक है, उसके द्वारा भुगतान करता यानी जो व्यक्ति भुगतान कर रहा है उसको दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आप वस्तु नहीं खरीद रहे हो बल्कि सेवा खरीद रहे हो। ठीक है, मान लो आप वस्तु नहीं बल्कि सेवा खरीद रहे हो, तो सेवा खरीद रहे हो तो आपने क्या, आपके पास माल तो आया नहीं, माल तो गया नहीं। ठीक है, ना माल आया ना माल गया, तो उसके बदौलत आप जब पेमेंट करते हो और उस पेमेंट के बदौलत आपको जो रसीद मिलता है उसी रसीद को नगद रसीद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो कि मान लो, तो उस कोचिंग में जब आप फीस जमा करते हो, ठीक है, तो फीस जमा करने के बाद जो आपको रसीद मिलता है ना कोचिंग वाले की तरफ से, वो कोचिंग की रसीद क्या होता है, यही नगद रसीद होता है। बात समझे, यहां पर आपने जब कोर्स बैच परचेस किया होगा तो उसके बदौलत आपको जो पर्ची मिला है ना, ये नगद रसीद है। ठीक है, कैश रिसिप्ट। बात समझ में आया। तो नगद रसीद क्या है, नगद रसीद क्या होता है कि आपका वो रसीद जब आप क्या करते हो, सामान नहीं खरीद रहे हो, याद रखना माल के बारे में नहीं है, माल का क्रय विक्रय नहीं है, बल्कि आपने नगद भुगतान किया है और किसी व्यक्ति ने नगद भुगतान स्वीकार किया है। तो उस नगद भुगतान करने के बाद, नगद भुगतान जब स्वीकार करने के लिए जब आप पर्ची जो मिलता है आपको, रसीद जो आपको मिलता है, उसी को नगद रसीद कहते हैं। जैसे आप मान लो किसी क्लिनिक में गए, किसी डॉक्टर के क्लिनिक में गए, ठीक है, वहां पे डॉक्टर को आपने नहीं ना खरीद लिया बल्कि डॉक्टर के आपने कंसल्टेंट को खरीदा है, तो वहां पे जो आप रसीद कटेता है, ठीक है, वहां पे जो रसीद कटता है और रसीद कट के आपको जो डॉक्यूमेंट मिलता है, हालांकि डॉक्टर तो अपनी डॉक्टर की पर्ची देता है, ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर वाला एग्जाम्पल तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसको नगद रसीद नहीं बोलेंगे, वो तो डॉक्टर की अपनी खुद की पर्ची होती है जिसमें सारे के सारे डिटेल्स होते हैं। जैसे कोई और एग्जाम्पल ले लो यार, जैसे कोचिंग का हमने एग्जाम्पल दे ही दिया, ठीक है, या कहीं भी ऐसा जहां पे आप सेवा खरीदते हो और वहां पर क्या होता है, वहां पर उस सेवा के बदले एक रसीद दिया जाता है कि हाँ आपने हमें इतना भुगतान किया, ठीक है, तो उसी भुगतान की जो रसीद होगा उसी को हम लोग यहाँ पे नगद रसीद कहेंगे। ठीक, ये बात जान लो। धन्यवाद। जैसे कि हम लोग जब किसी भी दुकान पे जाते हैं, माल नगद खरीदते हैं, तो वहां पे क्या मिलता है, वहां पे मिलता है कैश मेमो। ठीक है, और जब हम लोग किसी ऐसे जगह जाते हैं जहां पे हम लोग सेवा खरीदते हैं और वहां पे हमें जो रसीद मिलता है उसे हम लोग कहते हैं नगद रसीद। दोनों में अंतर समझो, एक में माल का बात है, एक में सेवा का बात है। धन्यवाद। तो ये सारी की सारी बातें हो गया। ठीक, तो यही बात समझो, क्या बोला कि नगद भुगतान एवं नगद प्राप्ति से संबंधित जो रसीद होता है उसी को नगद रसीद कहते हैं। ठीक है, यह रसीद प्राप्तकर्ता द्वारा, ठीक है, 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। ये भी 2 प्रति में बनेगा, एक कार्बन कॉपी होता है, एक मूल प्रति होता है। मूल प्रति जो है जो भुगतान करता है उसको दिया जाता है, कार्बन कॉपी जो लिखता है उसके पास रहता है। ठीक है, इसमें नगद भुगतान करने वाले का नाम, पता, तिथि और प्राप्त की गई राशि, उद्देश्य आदि का उल्लेख होता है। इसकी पहली प्रति भुगतान प्राप्तकर्ता को, ठीक, भुगतानकर्ता को इसकी पहली प्रति यानी मेन प्रति, मूल प्रति भुगतानकर्ता को दी जाती है और जो भुगतानकर्ता के लिए लेखांकन का मूल प्रलेख बनता है। ठीक है, जो भुगतानकर्ता के लिए लेखांकन का मूल प्रलेख होता है और जो दूसरी प्रति होती है वो प्राप्तकर्ता के पास होती है, जो प्राप्तकर्ता के लिए लेखांकन का मूल प्रलेख का कार्य करती है। ठीक है, और इसका भी प्रारूप जो है, आप किसी भी जगह पे जाओगे ना, किसी भी दुकान पे जाओगे, मतलब किसी भी ऐसे जगह पे जाओगे जहां पे सेवा लिया जाता है, वहां पे आप पेमेंट करोगे तो जो रसीद मिलेगा वो यही है। जैसे आप लाइब्रेरी का, अगर कोई बच्चा जाता होगा तो लाइब्रेरी का आप पेमेंट करते होगे तो जो फीस मिलता है, मतलब जो रसीद मिलता है ना, वो भी यही है। लाइब्रेरी, अगर आप लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हो, लाइब्रेरी अगर आपने ज्वाइन किया है तो वहां पर भी आप क्या करो, सेवा खरीद रहे हो, तो आप जब पेमेंट करते हो और वो जो आपको रसीद काट कर देता है ना, वो रसीद कौन सा है, ये नगद रसीद है। डन बात, क्लियर हो गया सबको यहां तक सारी की सारी बातें? ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना आज क्या, आज हम लोगों ने लेखांकन के मूल प्रलेख को अच्छे तरीके जाना और इन्हीं टॉपिक को लेकर के हम जो है कुछ एमसीक्यूज लगाकर आए हैं और एमसीक्यूज करने का तरीका हमने कल ही बताया। तो पहला क्वेश्चन,
देख लो क्या आ गया। डेबिट नोट के बारे में पहला ही क्वेश्चन है। डेबिट नोट तैयार करता है कौन? तैयार करता है डेबिट नोट? सोच के बताओ। क्रेता तैयार करता है, विक्रेता तैयार करता है, क्रेता और विक्रेता दोनों तैयार करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? डेबिट नोट कौन? क्या डेबिट नोट कब तैयार होता है यार? कमेंट करके बताओ ना यार। माल वापसी पर, ठीक है, उधार होने पर। मुस्कान वर्मा बिल्कुल सही। कौन सा माल वापसी हो भी? उधार, उधार वापसी। बहुत बढ़िया खुशी चौधरी, ठीक है। डेबिट नोट कब तैयार होता है? उधार माल वापसी पर, ठीक है, उधार माल वापसी पर। अब जब उधार माल वापसी होगा तो या तो वो क्रय वापसी होगा तो विक्रय वापसी होगा। क्रय वापसी क्रेता के नजरिए से, विक्रय वापसी विक्रेता के नजरिए से। यानी एक माल वापस होता है तो वो क्रय वापसी विक्रय वापसी दोनों होता है, बस नजरिया चेंज होता है, ठीक है। डेबिट नोट कब होता है भाई? तो डेबिट नोट भी उधार माल वापसी पे होगा। कब? क्रेता द्वारा विक्रेता को, क्रेता द्वारा विक्रेता को, ठीक है। यानी जब क्रेता माल वापस करके विक्रेता को देता है तो उस समय डेबिट नोट बनता है, ठीक है। तो कौन बना रहा है? क्रेता बना रहा है। किसके द्वारा तैयार हो रहा है? क्रेता द्वारा तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। कितने बच्चे? क्रेडिट नोट की बात आ गया। अब ध्यान दो, क्रेडिट नोट तैयार किया करता है कौन? क्रेता, विक्रेता, क्रेता और विक्रेता दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्रेडिट नोट कौन तैयार करता है? चलो बताओ, क्रेडिट नोट कौन तैयार करती होगा? कुछ काम नहीं करता, विक्रेता बना लेगा, और क्या, सिंपल सी बात है। जब डेबिट नोट प्राप्त होता है विक्रेता को तो विक्रेता क्या करता है? विक्रेता उस डेबिट नोट को देखता है, माल मिलाता है और उसके बाद क्रेडिट नोट बना करके दे देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी सही होगा। और इसमें कितने बच्चों ने सही किया? 90। मुस्कनिया आ रहे, विक्रेता होगा। क्या गलत था? और इसके बाद जो है हमारे रिया कुमारी, खुद ग्राहक को क्या देते? व्यापारी जी यादव माल उधार बेचता है। रिद्धि और प्रेम कुमारी हमारे टॉप 10 बच्चे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि जब कोई व्यापारी माल उधार बेचता है, ध्यान देना, जब कोई व्यापारी माल उधार बेचता है तो वह ग्राहक को देता है। व्यापारी खुद ग्राहक को क्या देता है? उधार माल बेचते समय, ठीक है। क्या देता है? नाम पत्र या डेबिट नोट देता है, जमा पत्र या क्रेडिट नोट देता है, बीजक देता है, या कैश मेमो देता है। चलो देखते हैं ये कौन सही बताता है, ठीक। वापसी की बात नहीं हो रहा है तो ये खुद ही समझ लो कि ये दोनों के दोनों कब यूज होते हैं? ये दोनों के दोनों वापसी के लिए यूज होते हैं। यहां पर वापसी की बात थोड़ी ना है, तो सीधी सी बात है ये गलत हो गया। अब ये दोनों जो है वो खरीदने बेचते समय यूज होते हैं, ठीक है। अब बोला यहां पर कैसा? यहां पे बोला उधार। कैश मेमो किसके लिए यूज होता है? नगद के लिए, ठीक है। तो उधार के लिए कौन यूज होगा? उधार के लिए हमारा बीजक यूज होगा। यानी सही आंसर क्या है? सही आंसर हमारा बीजक है, ठीक है। सर यस, सर यस, सब। और शिवम है। माल वापस जब लेनदार, ठीक है, को उधार क्रय किया जाता है, जब लेनदार को उधार क्रय किया गया, माल वापस किया जाता है, ठीक है, तो उसे भेजा जाता है। समझो, यहां पर आप बस इतना ध्यान दो, लेनदार फिनदार छोड़ भी दोगे तो समझ लो। यहां से भी आप देखोगे उधार क्रय किया गया माल वापस किया जाता है, ठीक है। उधार क्रय किया गया माल वापस किया जाता है, तो बताओ क्या भेजा जाता है? क्या बना करके भेजा जाता है? ये के साथ रंजन आदित्य, चलो डेबिट नोट भेजा जाता है, यानी नाम पत्र भेजा जाता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन सी सही है। कितने बच्चों ने? ये हमारे गौतम आनंद, बहुत बढ़िया से आएगा।